हेलो दोस्तों, सूर्य स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कैग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है वीडियो आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताई जाएगी, ठीक है, जिससे आपका जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो एग्जाम से संबंधित जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। उससे जो है आपकी तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, आइए अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, संविधान में एक आर्टिकल 148 बताया गया है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल को बताइए। तो हमें ध्यान रखना है आर्टिकल 148 जो है वो कैग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, नीचे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने बताया था कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है कैग, वो भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमानीय खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए, या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। यानी कि दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो हमारा कैग होता है वो इस बात के लिए जो है नियुक्ति किया जाता है कि जो हमारे खर्चे हैं सरकार के, वो उनमें करप्शन ना हो, उनमें पारदर्शिता आए, ठीक है। इसीलिए जो है कैग का पद भारतीय संविधान में रखा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो कोष राजकोष होता है उसका नियंत्रक कौन होता है। तो हम बता देंगे कैग जो है भारत के राजकोषीय कोष का जो है नियंत्रक होता है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, जो देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग है, ये एक संवैधानिक पद है। क्यों संवैधानिक पद है? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 148 में बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक संवैधानिक पद है, वैधानिक पद है, या अधिनियम के तहत आया है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये संवैधानिक पद है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सीएजी का जो काम है वो सरकारी खातों या उसके द्वारा खर्च किए जा रहे धन की जांच करना, मतलब ये ऑडिट करता है कि जो सरकार ने जो धन आवंटित किया है या सरकार के अंडर किसी प्राधिकरण में जो भी धन आवंटित किया गया है, क्या वो सही जगह लगाया गया है, क्या उसमें कोई करप्शन तो नहीं हुआ है। तो इस बारे में जो है ये कैग ध्यान रखता है, ठीक है दोस्तों। ये हम बता रहे हैं कि धन सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का भी परीक्षण करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थी ये कैग के बारे में बेसिक बातें थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो यही कि आर्टिकल कैग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। फिर दूसरा यही पूछा जा सकता है कैग संवैधानिक पद है या वैधानिक पद है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत के जो है केंद्र और राज्य सरकार के राजकोषीय जो कोष होता है राजकोष, उसका नियंत्रक कौन है। तो ये हमें बताना है, वो कैग होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, इनकी नियुक्ति और पदावधि क्या होती है, इस बारे में जानकारी हम अब यहाँ बताते हैं। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैग के बारे में, ठीक है। तो हमें पहला यही ध्यान रखना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उनकी मोहर से जो है मोहर युक्त अधिपत्र द्वारा जो है की जाती है। मतलब क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो हमें ध्यान रखना है कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, ठीक है, या तो 6 वर्ष और या 65 वर्ष। अगर उनकी एज 65 वर्ष हो गई है, उन्होंने 6 वर्ष भी पूरे नहीं किए हैं, तो वे जो है अपने कार्यकाल से हट जाते हैं। या उन्होंने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 65 वर्ष की आयु नहीं है, तब भी जो है वे अपने कार्यकाल से हट जाते हैं। कहने का मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो वो जो उस टाइम तक उनका कार्यकाल रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि कैग की पदावधि या कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है, ठीक है दोस्तों। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कैग को जो राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि कैग को जो है कैसे हटाया जाता है। तो दोस्तों संविधान में कुछ चीजें दर्ज बताई गई हैं, उनके अनुसार ही जो है कैग को हटाया जाता है। तो वो कैसी प्रक्रिया है अब उसके बारे में हम दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों कैग को हटाने के लिए जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है उसी के समान है। कहने का मतलब ये है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही कैग यानी कि जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है उसको हटाया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि उन पर जो दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने के आधार पर ही केवल एक प्रभावी विशेष बहुमत के साथ दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है। दोस्तों हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किससे संबंधित वीडियो यूट्यूब में डाली है, तो अगर आपको वहां से देखना है कि उन्हें कैसे हटाया जाता है तो वो आप वहां से दे सकते हैं। तो दोस्तों उन्हें जो है अगर कैग को पहले उनकी पदावधि से पहले ही हटाना है तो उसके लिए एक ही चीज है कि उन पर एक आधार होना चाहिए कि या तो वो मिसबिहेवियर करते हैं या वो असमर्थ है अपनी सेवा देने में। तो दो आधार हैं जिनके आधार पर जो है उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों इनके इनके जो है इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, और वो जो है प्रस्ताव विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए। यही प्रक्रिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की। ठीक है, तो दोस्तों विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि सदन के सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों के कम से कम 2/3 सदस्य जो है उस प्रस्ताव को पारित करते हैं, तब जो है कैग को उनके पद से हटा दिया जाता है। फिर दोस्तों जो कैग है वो पद से सेवानिवृत्त होने के बाद या इस्तीफा देने के बाद जो है भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्य का पदभार नहीं ले सकते। मतलब दोस्तों अगर वे रिटायर हो जाते हैं तो वे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर जो है कार्य करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नेक्स्ट इनके बारे में बताया गया है कि कैग के कार्यालय का जो प्रशासनिक व्यय है या जिसमें सभी वेतन भत्ते पेंशन शामिल है, ये भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो दोस्तों हमें पता है संचित निधि जो होती है वो राज्य सरकार के जहां से खर्चे होते हैं वो संचित निधि से ही निकलते हैं। तो उनके जो वेतन भत्ते हैं वे भी जो है भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पर जो है इनके वेतन पर संसद में मतदान नहीं होता क्योंकि ये भारित होते हैं, इन पर मतदान करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इनकी नियुक्ति और पदावधि की बात थी। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी 3-4 तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही कि नियुक्ति कौन करता है, दूसरा उनकी जो एज है कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, फिर ये पूछा जा सकता है कि उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिसे जो हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि कैग सेवा निवृत्त हो जाता है तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में पद ग्रहण करता है या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों कैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है इन्हें आप नोट्स भी नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कैग की कार्य और शक्तियां। तो दोस्तों कैग को जो है, ठीक है, संसद में जो है लेखा समिति का जो है आंख और कान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैग को जो है लोक लेखा समिति होती है उसका आंख व कान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों लोक लेखा समिति जो होती है वो भी जो है सरकार के जो खर्च हैं वो वैध हैं या नहीं है वो उसी के लिए बनी होती है। वो सरकार के खर्च का जो है जांच करती है कि सरकार ने सही जगह में जो पैसा आवंटित किया गया है वो सही जगह पर लगा है या नहीं लगा है। यही बात दोस्तों कैग की है। कैग भी जो है सरकार के खर्चों पर जो है ध्यान रखता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लोक लेखा समिति का गठन जो किया जाता है उसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 और 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसका भी यही काम होता है जो कैग का काम होता है। ठीक है दोस्तों, बात आती है दोस्तों इनकी शक्तियां जो है कैगों को कहां से मिलती हैं, तो वो आर्टिकल 149 के तहत हमें बताया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 149 के तहत बताया गया है कि संसद को जो है कैग की शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। कहने का मतलब ये है जो कैग को शक्तियां मिलती है वो संसद
निर्धारित करती है। संसद का मतलब हमारी राज्यसभा और लोकसभा भी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैग की शक्ति का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है या संसद करती है। तो हमें ध्यान रखना है संसद जो है कैग की शक्ति का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों सीएजी जो है भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा होती है के सभी व्यय का ऑडिट करता है। कहने का मतलब ये है जो भी चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो जहां विधानसभा हो, जैसे दिल्ली है या पौंडीचेरी है, या किसी भी राज्य की जो राज्य में जो सरकार है उनके जो व्यय है, उन्होंने जो सरकारी निधि का खर्च किया है उनका ऑडिटिंग करता है, उनकी जांच करता है। ठीक है दोस्तों, और यह पता लगाने के लिए कि खातों में दिखाए गए धनराशि का वितरण सेवा या प्रयोजन के लिए कानूनी तौर पर सही तरह से किया गया है कि नहीं, या प्राधिकरण में जो व्यय दिखाया गया है वह उसके अनुरूप है कि नहीं का भी ऑडिट सीएजी करता है। मतलब दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, तो केएजी जो कैग होता है, ये कैग जो है जो सरकारी खर्च किए गए हैं, जो सार्वजनिक निधि है, वो जिस सार्वजनिक निधि के से जो है जिस सर्विस के लिए, जिस नीति के लिए जो धन निकाला गया है, क्या वो सही दिशा में लगा है, इस बारे में जो है दोस्तों ये कैग जांच करता है। ठीक है दोस्तों, जो कैग है दोस्तों वो संघ या राज्य के राजस्व से काफी हद तक वित्त पोषित निकायों जो दोस्तों प्राधिकरण होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे लोक उपक्रम भी है, बहुत सारे पीएसयू हैं। ठीक है दोस्तों, जो सरकार से फंडेड होते हैं, वित्त पोषित होते हैं, तो उनकी भी ऑडिटिंग कैग करता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों एक कार्य इसका ये है कि कैग है संघ या राज्य के राजस्व से काफी हद तक वित्त पोषित, ये दोस्त द्वारा जो है रिपीट हो गई है, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश में जो सरकार है उनके खर्चों का देखभाल करता है, उनका नियंत्रण करता है, और जो हमारे प्राधिकरण है, कुछ पीएसयू है, उनका भी जो है उनके खर्चों का ऑडिटिंग करता है, देखता है कि जो पैसा आवंटित किया गया है वो सही दिशा में लगा है क्या नहीं लगा है। ये कैग का दोस्तों कार्य होता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन लोक लेखा समिति के आंख और कान के नाम से जाना जाता है, तो हम बता देंगे कैग जो है वो आंख व कान का काम करता है लोक लेखा समिति के लिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैग का क्या कार्य है, तो हमें ध्यान रखना है कैग जो है एक भारत की जो है संचित निधि, या हम कह सकते हैं सरकारों की जो संचित निधि होती है उसकी जो है नियंत्रक है। ठीक है दोस्तों, अब आती है नेक्स्ट बात कि दोस्तों अक्सर जो है कैग पर यह आरोप लगाया जाता है कि कैग जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया है दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ निष्कर्ष के रूप में हम बता देते हैं। तो दोस्तों कैग की जो नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका यानी कि सरकार द्वारा अपने पसंद के व्यक्ति के रूप में की जाती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है जो सरकार है वो अपने मनपसंद के व्यक्ति को जो है कैग के रूप में नियुक्त करता है। जब दोस्तों सरकार ही चला रही है, सरकार जो है देश चला रही है और सरकार ही जो पैसा आवंटित कर रही है, अगर वो ही ऐसा सदस्य रख देती है जो कैग के रूप में जो उसके देखभाल करे, तो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा, एक पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, वो सरकार का फेवर भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों ये आक्षेप लगाया जाता है कि कैग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाली तरह या जो भी अन्य संवैधानिक पद है उसकी तरह होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो विश्व में है, विश्व में जो है ऐसा नहीं है। समीक्षकों का मानना है कैग की नियुक्ति मुख्य सतर्कता आयुक्त की तरह की होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में जो है एक पैनल बनता है जिसमें पीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उनकी जो कमेटी किसी व्यक्ति को जो है नामित करती है, फिर उसकी नियुक्ति होती है। उसी प्रकार से जो है दोस्तों कैग की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे जो है कैग तटस्थ होकर बिल्कुल जो पारदर्शिता अपनाकर अपना कार्य करेगा, उसमें दोस्तों पक्षपात नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो है कैग की नियुक्ति पर आक्षेप लगाया जाता है। फिर दोस्तों एक आक्षेप ये भी लगाया जाता है कि सरकारी धन और भ्रष्टाचार के कई आरोपों के न रुकने से यह कहा जा सकता है कि कैग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करना चाहिए। मतलब दोस्तों इतने कैग होने के बाद भी सरकारी जो जितनी भी मद होती है उनमें हम अक्सर देखते हैं कि जो है वहाँ भ्रष्टाचार मिलता है, चाहे कोई 2G स्पेक्ट्रम वाला मैटर हो या कोई भी हो,
तो उसमें दोस्तों फिर ऐसा लगता है कि कैग ही जो है अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन ठीक से नहीं कर पाया है। ठीक है दोस्तों, कई बार सरकारी संगठनों के पास किसी कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को लेकर बेहतर विचार होता है, जिसके साथ कैग को तालमेल का प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब जो सरकारी संगठन है उनके साथ जो उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनके खर्च होते हैं, उनके साथ तालमेल होना चाहिए। कभी-कभी जो है इन दोनों में जो है डिजोनेंस हो जाता है, तो ये भी दोस्तों समस्या होती है। तो दोस्तों ये जो है कैग के साथ कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, और ये निष्कर्ष के रूप में भी हम इसे, अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी या पीसीएस में, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए दोस्तों इतने ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि